लाखों छात्र इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं, सही करियर नहीं चूज कर पाते हैं, भटक जाते हैं। आप किसी भी कॉलेज जाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा पोस्टर दिखेगा, उसमें हमारे 10 बच्चे 10 लाख के पैकेज में प्लेस हो गए, 20 लाख के पैकेज में प्लेस हो गए। 100 बच्चों में से 10 बच्चे ही हुए, बाकी के 9 बच्चों का क्या? डिग्री सर्टिफिकेट्स के अलावा आपको ये देखना चाहिए कि आप किस स्किल में अच्छा कर सकते हो और आपको किसी एक स्किल को पकड़ के उसमें महारत हासिल करनी चाहिए। लाखों एआई टूल्स हैं, तो कहाँ सही है कहाँ गलत है, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे समझा रहा है? मैंने एचआर से डिस्कशन किया कि व्हाट हैपेंड, ये आपने कैसे किया? तो एचआर ने मुझे बोला कि सर मैंने तो चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाला था एंड चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया पूरा और मैंने उसको पढ़ लिया और मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज द प्रॉब्लम। आज के टाइम में यंगस्टर्स को लगता है कि मैं चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और चैट जीपीटी मुझे पूरा फ्रेम आउट करके देगा और मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। मेरा मानना यह है कि everyone, definitely if anyone is dependent on chat gpt it's worst, but if anyone is only dependent on chat gpt that is worst than worst। उससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता है। 12th के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप लंबे समय तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अपने करियर में क्या करना है, देन ट्रस्ट मी, यू नीड अ गुड मेंटर। क्या आपने वो वायरल रील देखी है जिसमें कुछ लोग अपनी ढेर सारी एक्वायर्ड की हुई डिग्रीज दिखाते हैं लेकिन फिर कहते हैं कि हमें कोई कंपनी हायर ही नहीं करती? स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट के सेशन में। आज भारत में लाखों छात्र छात्राएं हैं जो कि मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री एक्वायर करते हैं, लेकिन फिर भी जॉब की तलाश में हैं। आखिर समस्या क्या है? क्या समस्या एजुकेशन सिस्टम में है, या फिर समस्या छात्रों में है, या फिर समस्या कंपनियों तक अपनी कैसे अप्रोच पहुंचानी है उसमें है? आपके इन्हीं सवालों के साथ आज हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट के गेस्ट का, जो कि हैं संजीव सिंह। ये संस्थापक हैं सेक्रेड स्कूल ऑफ बिजनेस के। इन सभी सवालों के साथ हम इन तक चलते हैं और बातचीत करते हैं। आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। सबसे पहले तो आपके इंट्रो से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपने सेक्रेड स्कूल को, जो सेक्रेड स्कूल ऑफ बिजनेस को, जो संस्था को स्थापित किया? धन्यवाद आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए ताकि मैं अपनी बात रख पाऊँ। मेरा नाम संजीव सिंह है और मैं फाउंडर हूँ सेक्रेड स्कूल ऑफ बिजनेस का। मेरी पूरी टीम का मिशन है टू मेक इंडिया एम्प्लॉयबल, और हम ये इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज जो जॉब की तलाश में हैं वो सही जगह पे पहुंच पाए, सही अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंच पाए। और जैसे कि आपने अभी कहा कि टू मेक इंडिया एम्प्लॉयबल, तो अभी करंट रेट आप क्या सोचते हैं? इंडिया में कितनी % एम्प्लॉयमेंट है? लोग कितना लिटरेट हैं, और लिटरेट होने के बाद भी उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं? अभी आप क्या सोचते हैं? देखिए, बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में आज के टाइम इसकी तो है ही नहीं कि लोग लिटरेट नहीं है या फिर ग्रेजुएट नहीं है, डिग्री नहीं है। आज के टाइम में अगर आप चेक करेंगे डेटा तो you'll see कि ग्रेजुएट की संख्या हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। और एक माइंडसेट जो चला आ रहा है, मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से, कि एजुकेशन इज़ दी फाइनल डेस्टिनेशन, एजुकेशन आपका फाइनल डेस्टिनेशन है जॉब के लिए। बट आज के टाइम में स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। आज के टाइम में कंपनीज को चाहिए कि आप डिग्री होल्डर हो या ना हो, डेफिनेटली दैट कैन बी अ रिक्वायरमेंट, बट डिग्री होल्डर हो या ना हो, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कंपनीज के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ग्रेजुएट होना डेफिनेटली ऑन पेपर वी कैन से, एज पर गवर्नमेंट डेटा हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट इज 70% 80% इन आवर कंट्री, राइट? बट दैट डजंट मीन कि दोज हु आर लिटरेट, दोज हु आर ग्रेजुएट, दे विल बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, उनको जॉब मिलेगी। आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ा बॉटलनेक आज के टाइम में मैं कहूँगा हमारे कंट्री के ग्रोथ का यही है कि इंडिया में ग्रेजुएट्स तो हैं, बट लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो हम और मेरी पूरी टीम, हम यही काम करते हैं कि कैसे सही लोगों को सही अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचाएं। इन सब के बारे में तो हम अपने पॉडकास्ट में और जो है थॉरोली बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड समझते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और कैसे आपने अपनी पढ़ाई
एंजॉय की? बेसिकली मेरा बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। बेसिकली रांची जो शहर है, रांची से 100 किलोमीटर्स दूर एक प्लेस है घाटोटान। बेसिकली ये टाटा स्टील का बेल्ट है, तो वहीं पे मैं पढ़ा लिखा, वहीं पे बड़ा हुआ। 12th तक मेरी स्कूलिंग हॉली क्रॉस स्कूल से हुई है। फिर बैचलर्स करने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने अपने करियर में कुछ टाइम एक्सप्लोर किया चीज़ों को कि क्या करना है जीवन में। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड माय करियर विथ वन ऑफ द रिनाउंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम, बायजूस का नाम सुना होगा आपने। तो वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। फिर अलग अलग कंपनीज में काम किया और उसके बाद 2023 में मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था, क्रूज लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। और दिस इज सीक्रेट स्कूल ऑफ बिजनेस जो है, ये मेरा दूसरा स्टार्टअप है। तो जो पहला स्टार्टअप था वो किस बारे में था? एजुकेशन के रिगार्डिंग ही था। एजुकेशन पे ही हम लोग फोकस कर रहे थे, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, और वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर था। हम लोगों को स्किल देते थे ताकि लोगों को एम्प्लॉय कर पाए, राइट। बट बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लानिंग के अनुसार कभी कभी मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। सेकेंड थॉट केम, बिकॉज डेफिनेटली एक मिशन तो था ही कि इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना है। तो ये जो फिर उसी थॉट के साथ सेकेंड स्टार्टअप मेरा स्टार्ट हुआ ये बेसिकली। तो हमेशा से ही आपका एम जो था वो सीक्रेट स्कूल ऑफ बिजनेस को ही स्थापित करना था, या फिर स्टार्टिंग में आपने कुछ और सोचा था कि मुझे एज अ करियर कुछ और करना है और ये दूसरी चीज़ थी? देखिए, बेसिकली क्या है कि आप जब एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं और आप जब एक ऐसे परिवार से होते हैं जहाँ की जिसकी मतलब मंथली आय ही 7-8 हज़ार 10 हज़ार है, तो आप कभी एंटरप्रेन्योरशिप का सपना तो नहीं देख सकते। इट्स एन लग्जरी। मतलब आई लिटरली इंडिया आई कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एज एन लग्जरी। जब मैंने किसी तरीके से, मेरे पिताजी ने मुझे बैचलर्स करने दिल्ली भेजा, जो कि उस टाइम के लिए मेरे पिताजी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मेरा भी सपना बिल्कुल नॉर्मल था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, और शुरू में मैंने कोशिश भी की। बट कुछ समय में मुझे ये पता चल गया कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बिकॉज मैं उस तरीके की बैकग्राउंड से था। फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। पहली जॉब मैंने आपको जैसे बताया कि समहाउ, बिकॉज मेरी जॉब करनी थी, फैमिली को सपोर्ट करना था, फैमिली को एक्सपेक्टेशन थी मुझसे, तो मैंने स्टार्ट किया अपना करियर वहीं। लेकिन बाय गॉड ग्रेस आई फॉल इनटू एडटेक इंडस्ट्री। एडटेक इंडस्ट्री से ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और बहुत कम टाइम में मुझे बहुत ही एक सक्सेसफुल करियर मिला एडटेक इंडस्ट्री में। 3 साल में मैं अपनी फर्स्ट जॉब में सीनियर मैनेजर था एंड मोर देन 50 लोगों की टीम में हैंडल कर रहा था, बस 3 साल के करियर गैप में। तो मुझे ये समझ आया कि आपके अंदर अगर डेडिकेशन है और आप अगर करना चाहते हो तो स्काई इज द लिमिट। और फिर अगेन मैं अपनी स्टार्टिंग जिससे मैंने स्टार्ट किया था उस बात पे आऊँगा कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी के लिए अगर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज ट्रीट यू एंड विल एड विंग्स टू योर करियर। तो आपने अपनी पूरी जर्नी बताई, कौन सा आपको समय लगता है आपकी लाइफ का जो कि आपको एज अ फॉलिंग पॉइंट लगा हो, बट उससे आप रिकवर हुए और मोटिवेटेड रहे, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, डिसिप्लिन नहीं छोड़ा और आज आप जो है डायरेक्टर बने हो? देखिए, एक तो फॉलिंग लाइफ, और मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मैं हमेशा ये अपनी टीम को भी समझाता हूँ कि फेलियर इज नॉट एंड ऑफ करियर। फेलियर का मतलब होता है कि इट्स एन प्रोसेस ऑफ सक्सेस। फेल करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फेलियर के बाद वहां पर रुक जाना इज एन प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरे लाइफ में तो बहुत बार ऐसी चीजें हुई जब मुझे लगा कि यार अब तो बहुत सारी चीजें मेरे विपरीत हो रही हैं। जैसे मेरा लास्ट स्टार्टअप जब फेल किया और मुझे लग रहा था कि अब कैसे मैं रिबिल्ड करूंगा। बट सबसे बड़ा फेलियर मेरे लिए जो है, या जो मैं समझता हूं अपने करियर का, बिफोर 4 months आई लॉस्ट माई फादर। एंड मेरे जो फादर हैं, ही वॉज द फर्स्ट मैन, मतलब आई वुड लिटरली कॉल हिम, ही वॉज द फर्स्ट इन्वेस्टर इन माई मिशन। बट उसके बाद भी मेरे पास इतना समय नहीं था अपनी फैमिली को प्रॉपरली सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे सर पे अलग ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ऑर्गेनाइजेशन की।
अभी आज के टाइम में वी हैव 70 प्लस टीम साइज, 70 से प्लस की टीम साइज है हमारी, क्योंकि मुझे काम करना था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर, तो आई गेट बैक टू वर्क। और मेरे माइंड में हमेशा यही आता है कि जैसे मेरे फादर ने ये सपना देखा था कि दैट आई विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट इन माई करियर इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर आई एम थिंकिंग ऑफ। तो डिसिप्लिन और फोकस मैंने अपना हटने नहीं दिया, ओनरशिप मैंने लिया ताकि आई वुड बी एबल टू डू द थिंग्स वॉट एवर आई एम डूइंग एज ऑफ नाउ। ओके, सो आपने जैसा बोला कि फेलियर को बहुत से लोग वहीं पर रुक जाते हैं, फेलियर होता है तो बहुत से लोग अपना पैशन बदल लेते हैं, दैट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। उन लोगों को क्या आप कहेंगे, क्या संदेश देंगे, स्पेशली जो युवा होते हैं, इस चीज में गए, पैशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बहुत से पहले मैच हार गए या फिर कुछ हो गया तो वो अपना पैशन ही बदल लेते हैं, उस रोड की डायरेक्शन को ही बदल लेते हैं। करेक्ट, मैं ये समझता हूँ कि कई लोग अपने आइडिया से स्टिक रहते हैं कि मुझे जो है मतलब मेरा आइडिया सही है या फिर मेरा काम सही है, मेरा जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है और उसी पे मुझे स्टिक रहना है। बट मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली एटलीस्ट एक सर्टेन टाइम तक उस एक रिपीटेड प्रोसेस को जब आप करते हैं और उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि मुझे चेंज करने की जरूरत है या नहीं। फिर डेफिनेटली आप अपने करियर में, अपने बिजनेस आइडिया में या किसी भी चीज में डेफिनेटली हर कोई, बहुत लोग पिवट करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पिवट करती है। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी लगाने के बाद तो डेफिनेटली यू कैन पिवट। अब डेफिनेटली आपको चेंज करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द है वो आप बार बार ही बोल रहे हैं, हाल ही में आया हुआ शब्द है, लोग पहले ज़्यादातर बिजनेसमैन या बिजनेस ही बोलना जो है प्रेफर करते थे, बहुत ही भारी बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, ये शब्द का मतलब क्या है, क्या परिभाषा क्या होती है इसकी? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा अलग अलग लोगों की अलग अलग हिसाब से हो सकती है। मेरे लिए बहुत ही एक सब्जेक्टिव टर्म है। अगर मुझसे पूछा जाए कि आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा क्या है, ये बिजनेस, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग क्यों है, मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की जर्नी है। अगर आप सोसाइटी में अपने आइडिया से कोई एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आज इंडिया में यंग एंटरप्रेन्योर्स देखिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल मीडिया हो गया, एआई हो गया, शार्क टैंक्स जैसे शो हो गए, काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो लोग जो है वो सब देखकर जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और शुरू भी कर देते हैं। तो गाइडेंस नहीं होती है अच्छे से और देख करके जस्ट कि उसका सक्सेसफुल हो गया तो शायद मेरा भी हो जाएगा। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या गलती करते हैं वो लोग? नुपुर जी, क्या है ना, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप वाज लग्जरी इन इंडिया बिफोर 10 years। आज से 10 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप एक लग्जरी थी, लेकिन आज के टाइम में ड्यू टू लॉट ऑफ शार्क टैंक और बहुत सारे जो टीवी शोज आ गए हैं आज के टाइम में, और सोशल मीडिया स्पेशली, आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को लगता है कि ये एक फैशनेबल वर्ड है और आई कैन डू इट, मुझे ये करना चाहिए। अगर नेक्स्ट पर्सन सक्सेसफुल हो गया जो कि सोशल मीडिया में अपनी सक्सेस की वाहवाही लूट रहा है तो आई विल बी ऑल्सो सक्सेसफुल, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो एक रियल एंटरप्रेन्योर है उनसे जब आप पूछेगा कि आपको मतलब आप मोटिवेट करते हैं या लोगों को नहीं, तो उनका आंसर बहुत ही बैलेंस्ड आउट होगा। अगर आपको लगता है कि आप कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आपको इसमें आना चाहिए। लेकिन अगर बस आप एक अच्छा लोगो बना लिए एक अच्छी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट अच्छी है, क्योंकि आपका लोगो अच्छा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आप बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में ट्रस्ट मी, तो फिर आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आप आ रहे हैं, बिकॉज आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप, आपका एंटरप्रेन्योरशिप तभी जिंदा रहेगा जब आपके बिजनेस में पैसे आएंगे। और पैसा कौन देता है? पैसा कस्टमर्स देते हैं। कोई भी कस्टमर क्यों पैसा देगा? कोई भी कस्टमर इसलिए पैसा देगा जब आप उसके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। मतलब इवॉल्विंग होनी चाहिए चीज़, आप Correct. न्यू इवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इंडिया में देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है, गवर्नमेंट जो है छोटे छोटे बच्चे हो गए 8 क्लास 9 क्लास, उनके लिए मतलब कि न्यू आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि 9वीं क्लास का जो बच्चा है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है? सोच पे तो मुझे लगता है कि किसी को भी आप रोक नहीं सकते हैं। डेफिनेटली आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे 8वीं क्लास का बच्चा, 9वीं क्लास का बच्चा अलग अलग इनोवेशंस कर रहा है और वो मीडिया में आ रहा है। तो डेफिनेटली इट्स गुड पार्ट, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आज के टाइम में हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बेसिक दिक्कतें हैं, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे और जब तक आप एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं लाएंगे जहां से लोग ये सोच पाएं कि आगे जाके मैं सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा, आगे जाके मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, उसके लिए आपको पहले बेसिक चीजें ठीक करनी पड़ेगी। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि 2-3 बच्चे वायरल होते हैं कि 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में मैंने कुछ प्रोडक्ट बना लिया और मैं बहुत अच्छा कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज द रियल सिनेरियो ऑफ द रियल इंडिया। आज के टाइम में रियल इंडिया इज इन विलेजेस, राइट, इन स्मॉल टाउन्स। आज के टाइम में 70% 80% इंडिया जो है आज भी विलेजेस में रहते हैं और आज भी स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, जहां पे लाइव प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट का तो आप भूल जाइए। आप दिल्ली के कुछ स्कूल्स में ये सारी चीजें देखेंगे। लाइव, मैं जिस जगह से आता हूं वहां पे प्रोजेक्ट्स और कंपटीशन तो छोड़ दीजिए, बेसिक मिड डे मील की भी फैसिलिटी नहीं होती है। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले आई वुड से कि इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। रेस्ट स्टूडेंट्स को अभी ये सोचना चाहिए, मैं ये मानता हूं, स्पेशली अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो मैं ये मानता हूं कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से होगा। तो बच्चे को पहले ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्टेबल कैसे करूं। दिखने में बहुत अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योरशिप, बट द पर्सन हु इज इन नोज द पेन, उसको पेन पता है कि एग्जैक्टली क्या है। तो पहले मेरा यह मानना है कि हर किसी को पहले बिल्कुल जॉब की तरफ सोचना चाहिए कि मैं कैसे जॉब करूं और फाइनेंशियली स्टेबल हूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। उसके बाद डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट। आप जैसे एक टाइम पे जब आप काम कर लेते हैं और आपको जब इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ, पहले मैंने इनिशियली अपने करियर के 5 साल में जॉब की, काम किया, समझा चीज़ों को कि काम कैसे होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद आई स्टार्टेड ऑल दीज वेंचर्स। तो जिस क्वेश्चन से हमने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, अब उस पर आते हैं। क्यों लाखों छात्र जो है इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं, सही करियर नहीं चूज कर पाते हैं, भटक जाते हैं? जी, मुझे जो लगता है आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है। बल्कि सरकार इस पे काम कर रही है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी बहुत सारा काम हो रहा है। बट स्टिल आज के टाइम में जो कंपनीज को चाहिए, मेनली जो कॉरपोरेट्स को चाहिए, हमें स्कूल्स में और कॉलेजेस में वो बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा है। आज भी हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस का, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम को ले लीजिए, आप बीटेक ले लीजिए, आप एमबीए ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, हमारा जो कैरिकुलम है वो वही 20 साल पहले जो डिजाइन किया गया था, जिस टाइम पे ग्रेजुएट्स बहुत कम थे और कंपटीशन बहुत कम था, स्टिल अभी भी चीजें वही चल रही हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग और इंप्लीमेंटेशन की कोई बात नहीं करता, ये सबसे बड़ी दिक्कत। नॉर्मल स्कूल्स में लेक्चर्स होते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट। जैसे आज के टाइम में आप किसी भी कॉलेज जाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा पोस्टर दिखेगा उसमें कि हमारे 10 बच्चे 10 लाख के पैकेज में प्लेस हो गए, 20 लाख के पैकेज में प्लेस हो गए, 20 लाख के पैकेज में प्लेस हो गए। 100 बच्चों में से 10 बच्चे ही हुए, बाकी के 9 बच्चों का क्या, जिनके माता पिता ने अपनी जमीनें बेच के, अपना घर बेच के और लोन लेकर के बच्चों को पढ़ाने भेजा था। तो कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। और इसमें थोड़ी बहुत गलती मैं मानता हूं कि ये माता पिता की भी है, क्योंकि आज के टाइम में जब बच्चा 9वीं 10वीं में होता है तो माता पिता का ये सवाल होता है कि बड़े होके क्या बनोगे, या ये सवाल होता है कि कौन सा कोर्स करोगे। लेकिन जब मैं पिता बनूंगा तो मैं ये मानता हूं, या
आज के टाइम में माता पिता का सवाल ये होना चाहिए अपने बच्चों से कि आप कौन सा स्किल सीखोगे, क्योंकि आप जब कोई भी स्किल सीखते हो ना तो क्योंकि स्किल जो रिजल्ट देता है वो आपको हमेशा कंपाउंडिंग में देता है। हो सकता है कि आप जब कोई स्किल से स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली उसमें आपको सैलरी कम मिल सकती है, लेकिन जब स्किल में आपको जब महारत हासिल होती है तो इट गेट्स टू उसमें फिर मल्टीप्लायर लग जाता है आपके ग्रोथ में। मैं जब सेशंस लेता हूं, जब अपने बच्चों को समझाता हूं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, तो मैं एक सिंपल लाइन में पूरे सेशन को अगर मुझे कंप्लीट करना हो कि एक सिंपल लाइन में बताइए कि आप अपने पूरे सेशन में क्या बताते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि इंटरव्यू में अपने आप को बेहतर तो आपको दिखाना है, लेकिन आपका फोकस हमेशा इस पे होना चाहिए कि जो कंपनी आपका इंटरव्यू ले रही है आप उसके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। आज के टाइम में लोगों का कहना है, बहुत लोगों का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है। मैं ये मानता हूं कि अनस्किल्ड लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। मेरे पास आप बोलोगे तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखा दूंगा, टॉप कंपनीज के एचआर मेरे से कनेक्टेड है। हर एचआर का बस यही रोना है कि मेरे को सही लोग नहीं मिल रहे। हर कंपनी में हमेशा अच्छे लोगों के लिए वैकेंसी होती है, क्योंकि इंप्लॉय इज एन एसेट। मैं पर्सनली ये मानता हूं एक अच्छा इंप्लॉय हमेशा आपके लिए एसेट होगा। और अगर मुझे हायरिंग आज करनी है तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मैं अपनी टीम को, अपने बिजनेस हेड को भी ये समझाता हूं कि अगर मुझे किसी पोजीशन के लिए हायरिंग करनी है और उस पोजीशन में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपनी टीम को हमेशा समझाता हूं कि अगर आपको स्किल मैचिंग कैंडिडेट मिल जाए तो यू नेवर से नो टू देम। अगर 10 के बदले 15 हायरिंग करना पड़े, 15 हायरिंग कर लो, लेकिन अगर आपको जो स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट आपको नहीं मिले तो 10 में से एक भी हायरिंग करने की जरूरत नहीं है। यही पर्सपेक्टिव हर एक कंपनी का है। आज कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, किसी भी एचआर से बात कर लो इंडस्ट्री में, कोई भी कंपनी के लिए एक अच्छे इंप्लॉय और एक अच्छे स्किलफुल इंप्लॉय के लिए सैलरी का कोई बजट नहीं होता है। कंपनी लिखेगी कि 50,000 इज द मैक्सिमम बजट फॉर दिस पोजीशन, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में एचआर को यह समझा दिया कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी वो एचआर, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अपने बजट को स्ट्रेच करने के लिए भी तैयार होगा। पेरेंट्स की गलती तो आपने बताई कि क्या बनोगे, क्या सीखोगे, ये पूछने के बजाय उन्हें आप पूछना चाहिए कौन सी स्किल सीखोगे। लेकिन एक और चीज़ ये रहती है कि अक्सर बच्चों को पेरेंट्स जो है कॉरपोरेट कंपनीज़ में नहीं भेजना पसंद करते। सबसे पहले बच्चों को बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही दीजिए या कुछ बड़ा ही आप जो है तैयारी करने का सोचिए। उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन या प्लान बी को जो है कंपनी में जॉब, नॉर्मल जॉब दी जाती है। आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, ये पॉइंट आपका सही है, बट ये मेरे हिसाब से ये इट्स रिस्पेक्टिव टू डेमोग्राफी है। मेरे हिसाब से आज आप अगर टायर 1 सिटी में अगर घूमेंगे और एक सर्वे करेंगे और पेरेंट्स से जब बात करेंगे, तो आज से 10 साल पहले ये बात बिल्कुल आपकी सही थी। लेकिन आज के टाइम में टायर 1 सिटीज और मेट्रो सिटीज में आपको ये दिखेगा कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा जो है कॉर्पोरेट में करियर बनाए, आईआईएम से एमबीए करे, राइट। बट ये जो सरकारी बाबू या गवर्नमेंट जॉब वाली जो मेंटालिटी है वो बेसिकली टायर 2, टायर 3 सिटीज में है। ये मेरा पर्सनल मानना है। दिक्कत ये भी है कि 70-80% ऑफ रियल इंडिया इज इन टायर 2, टायर 3 सिटीज ओनली, राइट। तो उसका ये कारण भी है कि जो एरिया है वहां पे उस तरीके से कंपनीज नहीं पहुंची, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, या उन्होंने कभी देखा नहीं कि मतलब कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में किस तरीके से किसी को ग्रोथ मिल सकता है। जैसे एग्जांपल मैं अपना दूंगा, मेरे भी घर में यही प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करो। लेकिन आज के टाइम में सब सेटिस्फाइड है कि इसने प्राइवेट जॉब का एक रास्ता चुना, लेकिन उसके बाद भी ही इज डूइंग वेल, अच्छा कर रहा है वो। तो आज की मेरे बाद जो जनरेशन आएगी उस पर कभी ये प्रेशर नहीं होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है।
तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि डेमोग्राफिक डिफरेंस है, अलग माइंडसेट का डिफरेंस है, बट ये धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, आज से 15 साल पहले लोगों के माइंड में था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, या पेरेंट्स के माइंड में था कि मेरा बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब ही करे। लेकिन आज के टाइम में चीजें चेंज हो रही है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, राइट। बट गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव इन दिस। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा बहुत ही एग्रेसिवली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सही टाइम पे एम्प्लॉय हो पाए। तो सिस्टम की हमने गलती की बात कर ली, पेरेंट्स की गलती समझ ली, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं अपना करियर चूज करने में, 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएट होने के बाद? कौन सी क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स होता है कि जितने ज़्यादा मैं सर्टिफिकेट ऑक्यूपाई कर लूँ ज़्यादा अच्छा है। आजकल 2-2 महीने 6-6 महीने के AI कोर्सेज होते हैं, उनके सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो जितना जल्दी मैं इनरोल कर लूँ, सर्टिफिकेट ले लूँ, फ़ायदा है, रिज्यूम में काम आएगा, CV अच्छा होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बेसिकली मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट्स के लिए डिग्री सक्सेस का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन आपको अंदर लेके नहीं जा सकता है। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे ही जाना होगा। जैसे आप इंटरव्यू में अगर बैठोगे तो डेफिनेटली आपका इंप्रेशन सर्टिफिकेट से, डिग्री से HR के सामने अच्छा पड़ेगा, लेकिन जब आप बात करोगे और अपने स्किल सेट पे बात करोगे तो उसके बाद फिर HR बस एक ही चीज आपके अंदर ढूंढेगा, अगेन, कि आप मेरे कंपनी के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तो आज के टाइम में मेरा एडवाइस पर्सनली स्टूडेंट्स के लिए यही है कि डिग्री सर्टिफिकेट्स के अलावा आपको ये देखना चाहिए कि आप किस स्किल में अच्छा कर सकते हो, और आपको किसी एक स्किल को पकड़ के उसमें महारत हासिल करनी चाहिए। और अगर आपने कोई भी स्किल को बहुत अच्छे से सीख लिया तो फिर स्काई इज द लिमिट। फिर डेफिनेटली आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, और जो भी सैलरी और ये सारी चीजें होती हैं दैट विल ग्रो कंपाउंडिंग इन विद टाइम। तो अब थोड़ा सा आपकी संस्था की भी बात करते हैं। क्या देता है सीक्रेट स्कूल ऑफ बिजनेस बच्चों को, क्या सिखाता है? मैंने आपको बताया कि आवर टीम मिशन इज टू मेक इंडिया एम्प्लॉयबल। आज के टाइम में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं समझता हूं वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और आई वुड से कि अनस्किल्ड लोग जिन्हें स्किल करके बेहतर पोजीशन पे, बेहतर जगह पे पहुंचाया जा सकता है। तो वी आर वर्किंग एज एन वैस्ट प्लेटफॉर्म। वैस्ट प्लेटफॉर्म क्या होता है कि वर्कफोर्स एज एन सर्विस। हम लोग बच्चों को जो हमारे संस्था में आते हैं उनको अलग अलग स्किल्स में ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, और फिर उनको प्लेस करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था, पढ़ाने को तो हर एक संस्था तैयार है, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि मैं अपने बच्चों को प्लेस भी करूंगा। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, तो उस स्किल के थ्रू हम आपको तैयार भी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हम आपको कंपनी तक पहुंचा दें। बहुत से अलग अलग स्किल्स के जॉब रेडी कोर्सेज हैं हमारे पास। जैसे हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें हम सेल्स एंड मार्केटिंग में बच्चों को ट्रेन करते हैं और अपनी पार्टनर कंपनीज में प्लेस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कोड्स ऑन AI, तो अलग अलग स्किल्स हैं। आपको जिस स्किल में अच्छा करना है आप आइए, वो स्किल को सीखिए, एंड डेफिनेटली विल इंश्योर दैट यू गेट प्लेस्ड। हम ओनरशिप भी लेते हैं आपके प्लेसमेंट का, जो कि आज के टाइम में कोई नहीं कर रहा है। एज अ पेरेंट, अगर आप अपने बच्चे को एक स्कूल में भेजना चाहेंगे तो आप क्यों चुनेंगे सीक्रेट स्कूल ऑफ बिजनेस को? मतलब क्यों ये बाकी मॉडल से अलग है? अगेन मैं वही कहूंगा जो मैंने आपको बताया कि बी स्कूल्स बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं पढ़ाने वाले। आप आज अगर गूगल में डालोगे या चैट GPT में डालोगे तो आपको मोर देन 1000 इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे इंडिया। लेकिन फिर से मतलब इंडिया की ये स्थिति क्यों है कि पीपल आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड? बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट टेकिंग ओनरशिप। हम ये रिटर्न कंफर्मेशन देते हैं कि आप अगर इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट होगा। बट अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो हमारा खुद का एक प्रोसेस है जिसमें हम फिल्टराइज भी करते हैं। बिकॉज अगर हम आपको कंफर्मेशन देंगे, ओनरशिप देंगे आपके प्लेसमेंट का, तो डेफिनेटली हम भी फिल्टराइजेशन करेंगे ताकि हम ये देख पाए कि आप सूटेबल है या नहीं। तो जैसे हमारा हर बैच होता है 10 से 15 बच्चों का हर एक प्रोग्राम में, और उस हर एक बैच के लिए मतलब लगभग महीने में 300-400 एप्लीकेशंस होते हैं,
और उन 300-400 एप्लीकेशंस को हम 2 फेजेस में रिजेक्ट करते हैं। पहला फेज हम लोग एक टेस्ट लेते हैं जो कि हमारे पोर्टल पे होता है, राइट, वो 40 मार्क्स का टेस्ट होता है। उसके बाद फिर हम एक क्वालिटी राउंड डिस्कशन फेज 2 लेते हैं। क्वालिटी राउंड डिस्कशन फेज 2 में हम 3 चीजें बेसिकली चेक करते हैं जो आज के टाइम में जिस पे बच्चों को काम करना चाहिए, मेरा मानना है। हमारी टीम उसे सीसीपी पैरामीटर्स कहती है। सीसीपी इसका मतलब सी एज इन कॉन्फिडेंस, सी एज इन कम्युनिकेशन स्किल, पी एज इन परसिवरेंस। तो अगर कोई भी बच्चा अगर इन तीनों चीजों पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली ही कैन डू गुड। बार बार आप स्किल की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके की स्किल मेजरली कंपनीज ढूंढती हैं, या कौन सी जो वैल्यू आप कह रहे हैं कि वैल्यू दे पाएगा कंपनी को, क्या वैल्यू, कौन सी स्किल? क्योंकि स्किल से ज़्यादातर लोग डांसिंग, सिंगिंग या कुछ ऐसी स्किल समझते हैं। मैं ये मानता हूं कि आज के टाइम में जो भी स्किल है, हर एक स्किल वैल्यू क्रिएट करता है। आपने जैसे डांसिंग, सिंगिंग की बात की, तो डिपेंड करता है कि मतलब आप किस फेज में अपना, किस डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। और अगर जॉब रेडी स्किल्स की बात अगर आप कर रहे हैं मुझसे कि ऐसी कौन सी स्किल एक्वायर करें जिससे मुझे जॉब मिल सके या मैं ज्यादा कॉम्पिटेंट हो पाऊं जॉब के लिए, बेसिकली आज के समय में कौन सी स्किल्स की आज के समय में कौन सी, तो आज के टाइम में देखिए बहुत सारी स्किल्स हैं। वैसे तो आप बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं, राइट, लेकिन दो तीन स्किल मैं मानता हूं। अगर आपको क्विक जॉब चाहिए, मतलब अगर आपको चाहिए कि नहीं बाकी सारी तो ठीक है सर, लेकिन मुझे मतलब ऐसी कोई स्किल बता दो कि मैं 1 महीने में या 15 दिन में या 45 दिन में मुझे एक जॉब रेडी हो जाओ और मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, राइट। तो उस केस में आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लो, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर लो एंड लर्निंग एबिलिटी पे काम कर लो। मतलब इंटरव्यूअर को यह दिखना चाहिए कि आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, लर्निंग अडेप्टेबिलिटी है। एआई पे आप एआई सीख सकते हो, आप डेफिनेटली आप एआई सीखो। एआई तो मैं पर्सनली बोलता हूं कि हर किसी को सीखना चाहिए। आप एआई सीख लो। आप डिजिटल मार्केटिंग के भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्किल्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पीपल आर पेड वेरी वेल इन द इंडस्ट्री, क्योंकि वो एक लीड सोर्सिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड डेफिनेटली रेवेन्यू वहीं से आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब आई बिलीव, मतलब एक माइंडसेट है हमारे ट्रेडिशनल, मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल इंडिया में चला आ रहा है, द सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा है, मतलब ये कुछ बेच रहा होगा, ही इज नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, राइट, या बहुत अच्छा काम ये अपने जिंदगी में नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि 99% ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स, 99% ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स जिन्होंने जो खुद से बिलियनियर्स बने हैं, दे आर फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके फादर, ग्रैंडफादर ने उनके लिए साम्राज्य बनाया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में खुद से बिलियनियर्स बने हैं। 99% आर फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड। तो आप कोई भी स्किल सीखिए, आप एआई सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, आप पाइथन सीखिए, आप चैट जीपीटी सीखिए, आप जेनेटिक एआई, जेनरिक एआई, आप कुछ भी सीखिए, लेकिन सेल्स करना तो आपको आना चाहिए। मैं ये पर्सनली मानता हूं। और सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो, आप नेक्स्ट पर्सन को वो समझा पा रहे हो या नहीं पा रहे। दैट वुड बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन समझते ही लोग इंग्लिश में न्यू एक्सेंट्स जो है सीखना शुरू कर देते हैं, अलग अलग कंट्री के एक्सेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, उसी एक्सेंट में बातें करते हैं, ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए? एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। 3 महीने पहले एक बच्चे ने एडमिशन लिया, राइट, नितिन नाम है उनका। वो मतलब उन्हें इंग्लिश एकदम, तो हिंदी माध्यम से थे, हिंदी परिवार से थे, ग्रेजुएशन उनकी हिंदी में हुई, बैचलर्स हिंदी में हुआ, एंड ही वाज टोटली ब्लंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। क्योंकि आप जब बैच में बैठते हो 15 लोग के बैच में और 14 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपके फैकल्टी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट लेकिन मैंने अपने फैकल्टीज को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि योर डिस्कशन शुड बी बायलिंगुअल। तो हमारी क्लासेस जो होती है वो बायलिंगुअल होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, ताकि बेहतर तरीके से समझ पाए लोग, राइट। तो उनके माइंड में, मुझे याद है आज भी, स्टार्टिंग के 1 हफ्ते वो अपने बैच मैनेजर को बस यही बोल रहा था कि सर, मैम, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में 1 लाइन भी नहीं बात कर पाऊंगा, राइट। अभी 3 महीने के बाद उनका प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हुआ। तो प्लेसमेंट ड्राइव में
वो एचआर को खुद बोल दे रहा था कि मैं हिंदी में बात कर सकता हूं, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, राइट। बट स्टिल एज एन फ्रेशर अभी रिसेंटली अभी यहाँ रास्ते में मैं आ रहा था, रास्ते में ही मेरे पास मेरे बैचमेट से इंफॉर्मेशन आई कि उनका कंफर्मेशन हो गया है। वन ऑफ द रिनाउंड एडटेक कंपनी इन्फिनिटी लर्न का नाम अगर आपने सुना होगा तो, नोएडा लोकेशन पे ही उनका हुआ है। एंड इनिशियल पैकेज ही उनका 4.5 और 5 LPA और इज टोटली फ्रेशर। तो एक फ्रेशर के लिए 4.5 और 5 LPA का पैकेज मिल रहा है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट, राइट। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश कितना अच्छा बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन को प्लीज इससे इंटरप्रेट आप मत करिए कि आप इंग्लिश कितना अच्छा बोल रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश इज जस्ट एन मीडियम। आप कितनी क्लियरली अपने सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो कम्युनिकेशन इज क्लैरिटी rather than I would say। बहुत से लोग आज के समय में बाहर देशों में पढ़ने जाते हैं, ग्रेजुएशन करने जाते हैं या जॉब के लिए भी बाहर जाते हैं। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है क्या? आप कैसा मानते हैं जो लोगों को बाहर जाना पड़ता है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मैं मानता हूं ऑन पेपर है, मतलब बिकॉज गवर्नमेंट डेटा भी यही कहता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बट देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच आई बिलीव। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है। गवर्नमेंट को बहुत हेविली इन्वेस्ट करने की जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और स्पेशली प्रैक्टिकल लर्निंग में, ताकि चीजें बेहतर हो पाए। एंड ब्रेन ड्रेन तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंडिया का, जहां पे लोग अपनी इनिशियल स्कूलिंग और कॉलेज यहां से करते हैं और फिर फाइनल स्टडीज बाहर से करते हैं, अब्रॉड से करते हैं। तो ये कल्चर तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत पहले से है, बट ये अब खत्म हो रहा है। आज से 10 साल पहले जितने लोग बाहर जाके जॉब करते थे उसमें कमी आई है, राइट। मेरा मानना है कि वो भी अच्छी चीज है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बीओपी के लिए वो भी एक अच्छी चीज है। आप दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप मतलब डेफिनेटली। लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज नहीं, अभी बहुत चीजों पे काम हुआ है और बहुत चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, बट स्टिल अभी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि इसमें थोड़ी कमी आए। आपने जैसे कि अभी कहा था कि एआई भी हमें सीखना चाहिए, बहुत अच्छा जो है चीज़ है, बहुत अच्छा इनोवेशन है। एआई आने के बाद क्या कुछ बदलाव आपको दिख रहे हैं इंडस्ट्री में, और क्या कुछ बदलाव और हो सकते हैं आने वाले 10 साल में? मैं अपनी अगर समझ से बताऊं तो मैं ये समझता हूं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, राइट, चाहे वो जब 1990s में इंडिया में इंटरनेट और कंप्यूटर्स वाली टेक्नोलॉजी आई थी, तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो कुछ जॉब्स को डिसरप्ट करता है और कुछ नए जॉब्स को क्रिएट करता है, राइट। तो मैं जो ये समझता हूं कि एआई के आने से बेसिकली कुछ रिपीटेड जॉब्स तो ऑटोमेशन में चली जाएंगी, नो डाउट इन दैट। कुछ रिपीटेड जॉब्स जैसे पहले होते थे वो रिपीटेड जॉब्स ऑटोमेशन में चली जाएंगी, लेकिन बहुत सारे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे जो एआई प्लेटफॉर्म को रन कर रहे होंगे। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में नहीं, 1-2 साल में ही लोगों का मानना है कि कंपटीशन एआई वर्सेस ह्यूमन हो जाएगा। मेरा मानना है कि कंपटीशन रहेगा ह्यूमन हु इज यूजिंग एआई एज एन टूल वर्सेस ह्यूमन हु इज इग्नोरिंग एआई एज एन टूल। तो अगर आप स्किल सीख रहे हैं, अगर एआई को आप चलाना जानते हैं और आप एआई के सहारे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, देन डेफिनेटली आई कुड से कि मतलब डेफिनेटली कुछ जॉब्स खत्म होंगी लेकिन बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी होंगे। आपका मॉडल क्या कुछ सिखाता है एआई के बारे में? क्योंकि आज के समय में बच्चे एक ट्रस्टिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं एआई को समझने के लिए, वेदर इट इज़ प्रॉम्प्ट्स हो गया, अच्छे तरीके से टूल्स कौन से यूज़ करने, क्योंकि लाखों एआई टूल्स हैं। तो कहाँ सही है, कहाँ गलत है? आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे समझा रहा है? देखिए, मैं 2 बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। डेफिनेटली एआई में बहुत लोग काम कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो एआई के कोर्सेज कराते हैं वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि हाउ टू गेट डिपेंडेंट ऑन एआई फॉर योर वर्क। अपने वर्क के लिए एआई पे डिपेंडेंट कैसे होना है, और हम ये सिखाते हैं कि एआई से अपने वर्क को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, अपने काम को मल्टीप्लायर में कैसे करना है। जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी अगर 10% थी तो उसको आप 100% कैसे कर सकते, चाहे वो जेनरिक एआई हो गया या
LLM, जितने भी LLM प्लेटफॉर्म है, राइट, जितने भी लर्निंग लैंग्वेज, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, आई यू टॉक टेल एनीथिंग, राइट। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल फोकस ये होता है कि हम ये इंश्योर करें कि जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है वो अपनी प्रोडक्टिविटी का मल्टीप्लायर सीख पाए, कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। और जजमेंट हमेशा, मैं ये पर्सनली मान, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। एक मेरे एम्प्लॉय का मतलब सैलरी अप्रेजल का कल एक मेल भेजना था, तो HR ने एक मेल भेजा, मतलब प्रॉपर लंबा मेल भेजा, एंड आई वाज इन CC। तो मैंने उस मेल को जब पढ़ा तो आई फाउंड सम मिस्टेक्स। मतलब ऐसा कुछ ब्लंडर मिस्टेक नहीं था, लेकिन ऐसा मिस्टेक था जो विच नीड्स टू बी करेक्टेड। तो मैंने HR से डिस्कशन किया कि व्हाट हैपेंड, ये आपने कैसे किया। तो HR ने मुझे बोला कि सर मैंने तो चैट GPT में प्रॉम्प्ट डाला था एंड चैट GPT ने मुझे लिख के दिया पूरा, और मैंने उसको पढ़ लिया और मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज द प्रॉब्लम। आज के टाइम में यंगस्टर्स को लगता है कि मैं चैट GPT में प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और चैट GPT मुझे पूरा फ्रेम आउट करके देगा और मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। मेरा मानना यह है कि everyone, definitely, if anyone is dependent on chat GPT, it's worst. But if anyone is only dependent on chat GPT, that is worst than worst. उससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज बहुत बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि चैट GPT कब गलती कर देगा और AI प्लेटफॉर्म्स, LLM प्लेटफॉर्म्स कब गलती कर देंगे, एंड यू विल डू द मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स को कैसे AI से दोस्ती करनी चाहिए, AI को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं बच्चे भी आजकल अपने असाइनमेंट्स हो गया, स्कूल प्रोजेक्ट्स हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, कितना रिलायबल है AI? नहीं, बिल्कुल रिलायबल है। मतलब बहुत सारी चीजें रिसर्च के लिए, मतलब लॉट ऑफ डेटा विच इज अवेलेबल इन दी वर्ल्ड कैन बी बॉट इन फ्रंट ऑफ योर टेबल। तो डेफिनेटली रिलायबल है। मतलब आप रिसर्च के लिए आप यूज करो, मतलब असाइनमेंट्स के लिए आप बिल्कुल यूज करो, लेकिन हमेशा आपका ह्यूमन जजमेंट इज ऑलवेज, व्हाट डू आई बिलीव। अभी तक तो नहीं हो सकता है कि आज से 5 साल बाद शायद, मैं शायद का वर्ड यूज कर रहा हूं, शायद AI प्लेटफॉर्म जो है वो ह्यूमन जजमेंट को भी शायद सरपास कर दे, बिकॉज ये पॉसिबल है, क्योंकि आज से 5 साल पहले हमें AI भी पॉसिबल नहीं लगा था। बट मैं ये मानता हूं कि ह्यूमन जजमेंट हमेशा एक फैक्टर होना चाहिए, पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना चाहिए। देन ओनली चीजें आपकी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा मल्टीप्लायर, ज्यादा चीजें आप बेहतर कर सकते। सेल्स एंड मार्केटिंग की आपने बात की थी, लोगों के मन में अक्सर ये शब्द सुन के आता है कि घर घर जाके चीज़ें बेचना, या फिर मेल्स करते रहना, या फिर कॉल्स करते रहना, ये होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। एक्चुअली होती क्या है ये फील्ड, और कैसे लोग इसमें जो है एक्सीड कर सकते हैं? मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूंगा इस डिस्कशन को। सो वन ऑफ माई फ्रेंड नेम इज निखिल, निखिल है मेरे फ्रेंड का नेम। तो ही वॉज इन द इंडस्ट्री विद मी, ही वॉज माई कलीग, उसने 3-4 साल मेरे साथ काम किया है। तो जब वो कर रहा था तो वो अच्छा कर रहा था एंड ही वॉज डूइंग गुड। अभी रिसेंटली मेरी उससे बात हो रही थी, तो अभी वो क्या करता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डिफरेंट फंक्शंस, फेस्टिवल्स, और या फिर पॉलिटिशियन रैली कैंपेन्स वगैरह सारी चीजों के लिए, या फिर एयर एम्बुलेंस की जरूरत होती है। तो वो अपने घर पे बैठ के बस लोगों को कनेक्ट करता है, डील क्रैक करता है और कंपनीज को देता है, एंड ट्रस्ट मी, ही इज अर्निंग मोर देन 1 CR ईयरली। मतलब 1 साल से ज्यादा बस उसका कमीशन है। दिस इज ऑल्सो सेल्स एंड मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेडिशनल हमारे माइंडसेट में है कि सेल्स का मतलब वही होता है कि घर घर जाके हम कुछ सामान बेच रहे हैं, राइट। आज के टाइम में पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल चुका है। आज के टाइम में 90% जॉब इन दी मार्केट इज सेल्स। आपको सेल्स करना पड़ेगा, और मैं ये मानता हूं कि हर कोई सेल्स कर रहा है। माँ बाप अपने बच्चे को ड्रीम्स बेच रहे हैं, बच्चा अपने माँ बाप को ड्रीम्स बेच रहा है, राइट। टीचर अपने बच्चों को, प्रोफेसर अपने बच्चों को करियर बेच रहा है, बच्चा अपने प्रोफेसर को, अपने कॉलेज को लाइमलाइट में आने का ड्रीम बेच रहा है, डॉक्टर अपने पेशेंट्स को सर्विस बेच रहा है। तो एवरीवन इज सेलिंग। If even I am talking to you, you are talking to me, because sales is all about convincing, and at every point of stage everyone is convincing everyone. तो मैं ये मानता हूं कि sales is not an profession, sales is a life skill, जो कि हर किसी को आना चाहिए। This is very important. आफ्टर ग्रेजुएट या आफ्टर 12th या जो है जॉब खोज रहे हैं, आप कौन सी 3 डिसिप्लिन या 3 आदतें समझते हैं कि वो
होनी ही चाहिए एज अ स्टूडेंट और एज अ जॉब जो सीकर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी टीम को क्लियरली कम्युनिकेट कर रखा है कि हम उन्हीं बच्चों को लेंगे जिनके अंदर ये 3 चीजें हों। CCP, C एज इन कॉन्फिडेंस, C एज इन कम्युनिकेशन स्किल, P एज इन परसेवरेंस। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक चीज मैं और ऐड करता हूं, एक पॉइंट और ऐड करता हूं, लर्निंग अडेप्टेबिलिटी। बिकॉज जैसा कि आपने बताया कि अभी तो बहुत AI आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई है, तो टेक्नोलॉजी कैन बी चेंज्ड, टेक्नोलॉजी बदल सकता है, लेकिन जिसके अंदर लर्निंग अडेप्टेबिलिटी होगी डेफिनेटली वो नई टेक्नोलॉजी से अडेप्ट कर ले। तो आज के टाइम में ये 4 चीजें तो किसी भी बच्चे के अंदर होनी ही चाहिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है। CCP और लर्निंग अडेप्टेबिलिटी। यस। आप कोई ऐसी कहानी शेयर करना चाहेंगे अपने जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर आपके पास कोई छात्र आया, सक्सेसफुल हुआ और उसको देखकर आप काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए? जनवरी में एक्चुअली एक बच्चा आया मेरे पास, राइट। मतलब बहुत बार ऐसा, अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर टीम की परफॉर्मेंस नहीं होती है, सेल्स टीम की या फिर प्लेसमेंट टीम की परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो बहुत बार मैं भी इंडिविजुअली काम करने लगता हूं, सो दैट कि मैं बता पाऊं कि चीजें मतलब हाउ थिंग्स आर डन, राइट। तो कभी कभी मैं भी किसी कस्टमर को कॉल कर लिया फीडबैक के लिए, या किसी स्टूडेंट को कॉल कर लिया फीडबैक के लिए, तो ये मैं भी करता हूं। तो जनवरी में मार्केटिंग टीम से हमारी जो लीड आ रही थी, तो लीड्स पे मैंने ऐसे ही रैंडमली कॉल करना स्टार्ट किया। तो मुझे एक बच्चा मिला कॉल पे, हिज नेम इज प्रहर्ष त्रिपाठी, राइट। लखनऊ का बच्चा था वो। उन्होंने बेसिकली उन्होंने एडमिशन लिया था, एक हमारी कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है क्राफ्टशाला, क्राफ्टशाला में उन्होंने एडमिशन लिया था। उनके पास सारे एडमिशन रिकॉर्ड्स थे जो उन्होंने हमें दिखाया भी। 30,000 रुपीज उन्होंने पे भी किया था क्राफ्टशाला को। उसके बाद क्राफ्टशाला में 1 महीने उन्होंने क्लासेस की और उन्होंने छोड़ दिया ड्यू टू मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब मैं ये क्राफ्टशाला की बुराई नहीं कर रहा हूं, मतलब डेफिनेटली हर एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड वो बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि सर मैंने यहाँ पे कोर्स में एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, और वो रिसेंट ग्रेजुएट था बच्चा का, अभी 2025 में वो बच्चा ग्रेजुएट हुआ था। फिर मैंने उससे बोला ठीक है, आई विल गेट यू डन दिस। मैंने उसको सारी चीजें समझाई, उसको सारी चीजें समझ में आई। एंड पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन सेल्स एंड मार्केटिंग का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें बच्चे ने एडमिशन लिया, राइट। उसने किए सारे इंडस्ट्री रेलेवेंट क्लासेस की, और 4-5 महीने जब वो बाहर जा रहा था, मतलब बाहर जा रहा था इन द सेंस कि वो जब ज्वाइन कर रहा था, सपोर्ट तो हमारा पूरा 12 मंथ्स तक रहता है, लेकिन जब वो ज्वाइन कर रहा था तो उसके पास 4-5 ऑफर लेटर थे। उसमें से एक कंपनी में इंटरव्यू लिफ्ट AI प्राइवेट लिमिटेड इज एन IT सेल्स कंपनी, उसमें उसने ज्वाइन किया वर्क फ्रॉम होम में 6 LPA के पैकेज में। फ्रेशर, वर्क फ्रॉम होम, 6 LPA पैकेज, राइट। एंड आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि मैं उससे रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहा हूं, आफ्टर 3 मंथ्स ही इज वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इन सेम कंपनी एट एन पैकेज ऑफ 9 lakhs। 9 lakh फिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर हम फिक्स पैकेज और वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो इट वुड गो टू 13 lakhs। मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है, बिकॉज वो पहले वर्क फ्रॉम होम में था और उसका ही बिकेम द टॉप परफॉर्मर इन द फर्स्ट मंथ। तो ये जो कंपनी है इसका ऑफिस था देहरादून में, तो देहरादून के बिजनेस हेड ने उनको कॉल किया और उनको बोला कि भाई आप यहां आ जाओ। तो ही इनिशियली जो भी उनका डिस्कशन हुआ और उनको इस लेवल का अप्रेजल मिला। तो 2025 में ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा जनवरी में मेरे पास आया, आज 13 lakhs के पैकेज पे काम कर रहा है। तो दीज आर देयर आर न्यूमरस सक्सेस स्टोरीज। अगर मैं एक 1 अगर बताना शुरू करूं तो 24 घंटे लग जाएंगे। एंड नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज है मेरे पास। तो एंड दैट फेल्ट, मतलब तो लगता है कि डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट इन सोसाइटी। आई पर्सनली फील कि एक स्टूडेंट की लाइफ में 3 ऐसे फेजेस होते हैं जब डायलेमा क्रिएट होता है। फर्स्ट, स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है, सेकंड 12th के बाद क्या करना है, एंड थर्ड वाइल चूजिंग जॉब। तो आज के समय में बहुत से बच्चे 12th के बाद भी भटक जाते हैं। ड्रॉप आउट ले लिया, कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर ली, तो इसे आप कैसे देखते हैं? 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है कि मैं करियर में क्या करूं, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। मुझे भी हुआ था, आपको भी हुआ होगा।
और जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं सबको हुआ होगा कभी ना कभी लाइफ में। तो कंफ्यूजन होना वेरी गुड, मतलब ये दिखाता है कि आप अपने करियर के लिए सीरियस हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक कंफ्यूज हैं, देन देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर आप लंबे समय तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अपने करियर में क्या करना है, देन ट्रस्ट मी, यू नीड अ गुड मेंटर। एक अच्छे मेंटर की फिर आपको जरूरत है। और मैं ये मानता हूं, जैसे बहुत सारी अब्रॉड कंट्रीज में क्लास 6 से ही स्किल बेस्ड लर्निंग होती है। मतलब क्लास 6 से ही आप अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं तो क्लास 6 से ही आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ही काम करेंगे और 12 तक आप उतनी महारत हासिल कर चुके होंगे और 10 से ही आप कुछ ना कुछ अर्न करना भी स्टार्ट कर देंगे, सो दैट यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट। तो आप 12th के बाद अगर आप कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, यू शुड कनेक्ट अ मेंटर। इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम भी चलता है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप और गाइडेंस देते हैं बच्चों को, कोई चार्ज नहीं करते उसके लिए। इट्स जस्ट एन अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट। उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। अगर आप 12th के बाद कंटेंट क्रिएशन, जैसे आपने बोला कि कंटेंट क्रिएशन में बच्चे जा रहे हैं या सारी चीजों में जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको काम करना चाहिए। 12th के मैं तो मानता हूं कि 10वीं के बाद ही बच्चे को अपने स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो एन स्किल और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम में है और बहुत लोगों का कंटेंट क्रिएशन ने करियर बनाया है। लेकिन जस्ट इसलिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है और मेरे दोस्त को 1 मिलियन का व्यू मिल गया है, मेरे दोस्त ने आईफोन खरीद लिया है, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन में करियर बना लूंगा, देन आई वुड से कि इट्स एन रॉन्ग डिसीजन, राइट। एज अ स्टार्टअप ओनर आप क्या सजेस्ट करते हैं और क्या मानते हैं एक बिजनेस शुरू करने से पहले, एक स्टार्टअप शुरू करने से पहले इंसान को क्या सोचना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए? This is my very honest advice to everyone aspiring to become an entrepreneur कि सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टार्टअप के लिए कि आप लोगो मत बनाओ, ऑफिस मत लो, कोई मार्केटिंग कैंपेन मत करो। स्टार्टिंग में 5 कस्टमर्स लेके आओ खुद से। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। आज के टाइम में क्योंकि हम ये बहुत सारे रियलिटी शोज आज के टाइम में देख रहे हैं तो एक फैशनेबल बन गया है कि यार लोगो बना लेते हैं, पहले लोगो बना लेते हैं, पहले ऑफिस ले लेते हैं, पहले एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज के टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करना चाहिए इनिशियली, कि आप जो चीजें बेचना चाह रहे हैं, जो आप सर्विस बेचना चाह रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, वो मार्केट फिट है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब स्टार्ट करते हैं, इट्स माय ऑनेस्ट एडवाइस, प्लीज सबसे पहले अपने आइडिया में 5 कस्टमर्स लेके आइए, बिकॉज आपकी कंपनी, आपका स्टार्टअप पैसे से ही चलेगी, रेवेन्यू से ही चलेगा। सबसे पहले वेबसाइट पे पैसा खर्च करने से पहले, लोगों में पैसा खर्च करने से पहले, टीम हायर करने से पहले, ऑफिस लेने से पहले, सबसे पहले होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस में 5 लोगों से एक सर्टेन अमाउंट लेके आऊं, बिकॉज दैट सर्टेन अमाउंट इज ऑल्सो एन रेवेन्यू प्लस दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मैं, ये प्रोडक्ट मेरा मार्केट फिट है, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं। आने वाले समय में सीक्रेट स्कूल ऑफ बिजनेस क्या देने वाला है? युवाओं को कुछ नया देने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सीक्रेट स्कूल ऑफ बिजनेस का जैसा मिशन है कि वी आर ऑन मिशन ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल, तो मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा यूथ और ऑफ आवर कंट्री, युवाओं को, कि अपने स्किल पे काम करिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। उस टाइम में आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं सोसाइटी में वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं, मैं कंपनीज के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं, बिकॉज कंपनीज आर इन लैक ऑफ गुड एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज। ट्रस्ट मी गाइस, किसी भी एचआर से आप बात करिए, हर एचआर आपको यही बोलेगा कि मेरे को अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में बहुत ज्यादा नहीं है, स्किल्ड लोगों की कमी है। तो आपको इसी पे फोकस करना चाहिए। और आज से 5 साल बाद मुझे कम से कम 10,000 बच्चे भी अगर ऐसे मिल गए, या 10,000 बच्चे भी अगर ऐसा बोलेंगे कि सीक्रेट स्कूल ऑफ बिजनेस अगर नहीं होता तो मैं अपने करियर में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाता,
10,000 स्टूडेंट्स मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद कुछ नहीं कर पाते, टायर 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मुझे समझ आएगा कि मैंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है सोसाइटी में। इन द एंड जेनजी सोशल मीडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। हाल ही में एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन जेनजीज को अपने फ्यूचर से रिलेटेड, कि कैसे उन्हें अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी है, और अगर कंफ्यूज्ड हैं तो किस डायरेक्शन में जाना है, और कैसे वाइसली डिसीजन लेना है? व्हाट डू आई बिलीव कि जेनजीज को सबसे ज्यादा तो इस पे फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे एक जर्नी को चुनूं। आज के टाइम में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जैसे बहुत सारे जेनजीज के का मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं देखता हूं कि एक बच्चा पहले किसी और कंपनी में काम किया है मार्केटिंग में, फिर वो बच्चे ने ऑपरेशंस में काम किया, फिर उस बच्चे ने सेल्स में काम किया, और फिर उस बच्चे ने फाइनेंस में भी काम किया। सारी जगह पे मतलब क्लैरिटी इज वेरी लेस। मतलब मेरा आज की जो जनरेशन है, मैं ये बिलीव करता हूं कि आज की जनरेशन में क्लैरिटी बहुत कम है, बट स्टिल आप अगर एक मिशन लेके अगर आप सही डायरेक्शन में मूव करते हैं, देन यू डेफिनेटली थिंग्स वुड कम। एंड अगर आप चीजें नहीं कर पा रहे, देन डेफिनेटली यू मस्ट मीट सम मेंटर्स जो कि बेहतर से बेहतर चीजें कर पाए। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि करियर का मतलब सिर्फ डिग्रीज नहीं होता है, एक्सपीरियंस होल्डिंग हो गया, प्रैक्टिकल लर्निंग या फिर कंसिस्टेंसी और रॉट लर्निंग नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग होता है, जो कि हमें संजीव जी ने बताया, जैसे कि समझाया। आपसे बात करके हमें बहुत सी नई चीज़ें पता चली, युवाओं को भी काफ़ी सारे डायरेक्शंस मिले होंगे जो कि कन्फ्यूज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।